नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जनरल साइंस का मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्योंकि साइंस का क्वेश्चंस काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है और साथ ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बिहार पुलिस में 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग सुबह में करंट अफेयर्स का वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसे जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ही मैंने सुबह में 6 बजे करंट अफेयर्स वीडियो का लाने का फैसला किया है 1 जनवरी से। तो आप लोग उसे जरूर देख लें और एग्जाम आने तक हम बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स का लंबी वीडियो दे देंगे, तो आप लोग जरूर देखा कीजिए सुबह वाली 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ साइंस का, जन्म के समय किसी बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? ध्यान रहे, जन्म के समय की बात हो रही है। जन्म के समय किसी बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स डज अ चाइल्ड हैव एट बर्थ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 300। तो देखिए, जन्म के समय किसी बच्चे में हड्डियों की संख्या 300 होती है, लेकिन वयस्क में यानी कि हम लोगों में युवा अवस्था में कितनी हड्डियां होती है? 206। क्योंकि वयस्कता तक आते आते यह संख्या गिरकर 206 हो जाती है, क्योंकि कुछ हड्डियों आपस में जुड़कर एक रूप हो जाती होगी। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे की जो है उसका बॉडी बहुत नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसके हड्डी जो है छोटे छोटे भाग में रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही हड्डी जो है मिल जाती है, 1 से 2 में मिल मिल करके हड्डियों की संख्या कम कर 206 हो जाएगी, लेकिन जन्म के समय 300 रहती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सांसों की बदबू को किस नाम से जाना जाता है? सांसों की बदबू को आप लोग जरूर कभी ना कभी आभास किए होंगे। इसको क्या कहा जाता है? सांसों की बदबू को सांसों की बदबू को हैलिटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रहे, सांसों की बदबू हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नजर से देखें तो इसे हैलिटोसिस कहा जाता है। इनके अलावा मसूरों में सूजन को क्या कहा जाता है? दांत में जो दर्द होता है उसे क्या कहते हैं? जिंजीवाइटिस। ये सब तो आपको घरेलू उपचार के लिए इसे याद रखना चाहिए आपको। मसूरों की अंदरूनी ऊतकों में बैक्टीरिया को उत्पन्न होना, इसे क्या कहते हैं? पीरियंडोटाइटिस। लेकिन ये दोनों आपको ध्यान रखना है, सांसों की बदबू को हैलिटोसिस कहते हैं और मसूरों में सूजन को जिंजीवाइटिस कहते हैं। अगला प्रश्न आप चित्र में देखिए, ये क्या है? चलिए बताता हूं प्रश्न का। ऊंट का कुबर किस ऊतकों से बना होता है? ऊंट का कुबर यही है, ये जो आप ऊंचा वाला देख रहे हैं, इसे कुबर कहा जाता है। और ऊंट का कुबर किस ऊतकों से बना होता है? ऊंट का कुबर वसा ऊतक से बना होता है। ध्यान रहे, वसा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ध्यान रहे, मैंने आपसे पूछा है बड़ी कोशिका मानव बॉडी की। चित्र में देख करके आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में चित्र आपको नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडा कोशिका को कहा जाता है। ऑप्शन ए। और जितने लोग ये सोच रहे थे कि तंत्रिका कोशिका क्यों नहीं हुआ, तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से रहता ना कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तब होता आपका तंत्रिका कोशिका, लेकिन प्रश्न में है सबसे बड़ी यानी कि क्षेत्रफल में, तो यह है आपका अंडा कोशिका। और लंबी पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका को करना है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में डेमित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी है? पीरियोडिक टेबल के नाम आपने काफी सुना है और काफी पढ़ते भी हैं। इसे आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है? डेमित्री मेंडलीफ के माध्यम से। कब दी गई थी? 1869। तो देखिए, डायरेक्ट प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी किसने दी? देमित्री मेंडलीफ ने। कब? 1869 में। आप लोग हेनरे मोसले का भी नाम सुना होगा। तो देखिए, हेनरे मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। कब दी? 1913 में। सबसे पहले तो देमित्री मेंडलीफ ने दिया था, तो इसलिए आपको आंसर देमित्री मेंडलीफ करना है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी कहे तब आपको हेनरी मोसले करना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा
कार्बन का एक अपरूप है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैं इसका ट्रिक बता चुका हूं कि इस ऐसे प्रश्न को किस तरह से 99% हम लोग सही कर सकते हैं। तो इनमें से कार्बन का एक अपरूप हीरा, ग्राफीन, फुलरीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आप लोग इसे कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप एक चांस ले सकते हैं। यह 99% सही होता है इस तरह में। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कॉमनली कॉल्ड पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से दूसरा नाम इसका क्या है? कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, पेट्रोलियम ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, पेट्रोलियम किसकी उपस्थिति के कारण दुर्गंध देती है? आप लोग जो महक से बता देते हैं, स्मेल से, कि यहाँ पे पेट्रोलियम छिड़का हुआ है, ये किस चीज की उपस्थिति के कारण आप लोग बता पाते हैं? सल्फर यौगिकों की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कौन सी किरण रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होती है? रेडियोधर्मी तत्वों से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? ट्रिक वही लगाइए भाई, बहुत आसानी से कर लीजिएगा 99% वाला। उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेक्वेरेल, जिसे बीक्यू कहा जाता है, और इसकी एक अन्य इकाई भी है जिसे क्यूरी कहा जाता है, और शॉर्ट में सीआई। और कितने प्रकार की किरणें होती है? 3 प्रकार की। कौन? अल्फा, बीटा और गामा। यही न है, अल्फा, बीटा, गामा, और इसका सिंबल अल्फा, बीटा, गामा। अगला प्रश्न, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? वेयर इज द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन इंडिया? यानी कि भारत का पहला निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जगह है? कलपक्कम में है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, और ये कलपक्कम में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, ये तो पूछेगा ही। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। दूसरा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। ध्यान रहे, तारापुर एक विधानसभा है बिहार के मुंगेर जिला में। ये तारापुर वो वाला नहीं है, ये तारापुर महाराष्ट्र का तारापुर एक जिला है यहाँ का। ओके, और यहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कैगा में, कर्नाटक। और काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? काकरपारा, गुजरात में। और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा, राजस्थान में। हरियाणा के किस जिला में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है? अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आप इसे आसानी से कर पाइएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हरियाणा के क्वेश्चंस जब भी मैं कराया है तो मैंने आपको बताया है, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिला में है? करनाल में है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1923 में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्य है दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए परीक्षण करना, दूध में सोया दूध की जांच के लिए एक परीक्षण करना, घी में वनस्पति तेलों का पता लगाने के लिए तीव्र विधि का परीक्षण करना। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज्यादा बॉक्साइट किस राज्य में होता है? तो ये मैं आपको बता चुका था एक समय में, उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, उड़ीसा का बॉक्साइट जमाव किस जिले में है? पंचपत पाली जगह है, और ये कोरापुट में है। ओके, और उड़ीसा अकेले देश का कितना प्रतिशत बॉक्साइट को उत्पादन करता है? 51%। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र के नंबर आते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपको 3 याद रखना है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा आंध्र प्रदेश के बारे में पूछेगा, दूसरा स्थान और नहीं। उड़ीसा 1 नंबर है बॉक्साइट उत्पादन में। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी पौधे हैं जो पूरे वर्ष अपने पत्ते नहीं गिराता है?
अपने पत्ते नहीं गिरने देती है 1 साल तक, उस पौधे का नाम है सदाबहार, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस फूल को पहचान के बताइएगा, इस फूल को क्या नाम है, आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरा बताएं तो मैं देखूं कि इस फूल को कितने लोग जानते हैं, इसे क्या कहते हैं आप लोग। तो देखिए, पौधे जो अपने पत्तों को कभी नहीं गिरने देते हैं उन्हें सदाबहार पौधे कहा जाता है। ये सामान्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं और ये पूरे वर्ष फूले फले रहते हैं। और सदाबहार पौधों के कुछ उदाहरण अश्वगंधा, एबोनी और महोगनी है। ये है अश्वगंधा। लेकिन आप लोग ये जरूर बताइएगा इस फूल का क्या नाम है। यही सेम फूल है उजला कलर में और ये थोड़ा दूसरा टाइप में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, प्रायद्वीप का नाम आप लोग सुने होंगे जिसे पेनिसुला कहते हैं। ओके, पेनिनसुला, इसका अर्थ क्या है? ये कितनी और पानी से घिरी हुई भूमि का एक टुकड़ा है। पेनिनजुएला, जिसे हिंदी में प्रायद्वीपीय कहते हैं, ये कितनी और पानी से घिरी हुई होती है? तो ये 3 ओर से घिरी हुई होती है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का प्रायद्वीपीय किसे माना जाता है, यानी कि एशिया का पेनिनजुला किसे कहते हैं? दक्षिण भारत को, यानी कि तमिलनाडु वगैरह हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कहां स्थित है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप का नामांकन मतलब चेंज करके रखा गया है 2015 में। ये किस राज्य में स्थित है? तो आसानी से आप लोग कर सकते थे, बिहार के एक जमाने का हिस्सा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, व्हीलर द्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? यही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि द्वीप का नाम मूल रूप से अंग्रेजी लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था, लेकिन सितंबर 2015 में मोदी सरकार ने इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में है। ओडिशा में किस जिला में है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? यही है डॉक्टर अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? करंट अफेयर्स देखे होंगे तो मैंने आपको ये कई बार बता चुका हूं। देखिए, हम करंट अफेयर्स में स्टैटिक्स भी बहुत ज्यादा कवर करते हैं सुबह में, तो आप लोग जरूर देखें सुबह में करंट अफेयर्स। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वहां शॉर्ट में स्टैटिक्स बता देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपका कहां होने वाला है? मांडवी नदी पर है। ओके, और यहीं पे अगर आपको ये ध्यान रहता है कि मांडवी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो यह है आपका गोवा। ओके, गोवा का राजधानी जो है पणजी। ओके, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। पणजी जो है ना, यही मांडवी के नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी तट पर गोवा में स्थित है। और इसे दूध सागर के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्रपात की तरह गिरता हुआ पानी दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये दूध जैसा बिल्कुल लग रहा है, इसलिए इसका नाम दूध सागर जलप्रपात रखा गया है। और ये मांडवी नदी पर बना हुआ है। अच्छा, किस नदी को महादाई या फिर महादेई नदी के नाम से जाना जाता है? यही है मांडवी नदी, जो कि गोवा में है। और गोवा की जीवन रेखा के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी को कहते हैं। ओके, अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन की संख्या भले थोड़े कम है। एक प्रश्न आपके लिए है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। और आपको बता दें कि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे देख लें। यहाँ पर आपको पिछला बिहार पुलिस का स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगा और यहाँ पे करंट अफेयर्स का वीडियो मिल रहा है, उसे आप जरूर देख लें। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप जो है 20% करंट अफेयर्स से आप स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको बता दें कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अगर आप लोग को किसी को हिंदी टाइपिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत लगता है टाइपिंग करने में। इंग्लिश टाइपिंग करना, हिंदी टाइपिंग करना, सॉल्यूशन लाना, ऑप्शन बनाना, बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।